13 दिसंबर 2023, जगह कराची। पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इलाका। एक काली मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवक एक आलीशान बंगले के बाहर रुकते हैं। जैसे ही एक शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है, तड़तड़ाती हुई गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठता है। वो शख्स वहीं ढेर हो जाता है। मरने वाले का नाम था मुफ्ती कैसर फारूक। पहचान भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल लश्कर ए तैयबा का वो टॉप कमांडर, जो मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का सबसे करीबी दायां हाथ माना जाता था। लेकिन कहानी सिर्फ मुफ्ती कैसर फारूक पर खत्म नहीं होती। पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान के लाहौर, कराची, रावलपिंडी से लेकर कनाडा की सड़कों और ब्रिटेन के बंद कमरों तक भारत के सबसे बड़े दुश्मनों, आतंकवादियों और दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी सिंडिकेट के मोहरों का एक एक करके शिकार किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन हत्याओं को अंजाम देने वाला कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ता। ना कोई सीसीटीवी फुटेज मिलती है, ना कोई जिम्मेदारी लेता है, और ना ही पाकिस्तान की जांच एजेंसियां आज तक किसी को पकड़ पाई हैं। पूरी दुनिया की मीडिया में इस रहस्यमयी ताकत को सिर्फ एक नाम दिया गया है, द अननोन गनमैन, यानी अज्ञात हमलावर। इंटरनेट पर, न्यूज चैनलों पर और खुफिया एजेंसियों के गलियारों में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर कौन है ये अज्ञात हमलावर? क्या यह भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है जिसका कोड नेम आज तक किसी को नहीं पता? या फिर अंडरवर्ल्ड के अंदर ही कोई नया और खूंखार गैंग पनप चुका है जो दाऊद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद करना चाहता है? आज की इस स्पेशल केस स्टडी में हम उन फाइलों को एक्सपोज करेंगे जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें छुपाना चाहती हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज खेल खत्म होने वाला है। इस खूनी खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस हिट लिस्ट को देखना होगा जो पिछले कुछ समय में पूरी तरह साफ कर दी गई है। यह कोई रैंडम मर्डर नहीं है, बल्कि चुन चुन कर उन लोगों को निशाना बनाया गया है जिन्होंने भारत की धरती को लहूलुहान करने की साजिशें रची थीं। आइए सिलसिलेवार तरीके से इन्हें एक्सपोज करते हैं। सबसे पहला बड़ा झटका लगा परमजीत सिंह पंजवड़ को। लाहौर में मॉर्निंग वॉक के दौरान दो अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली से भून दिया। पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था, जो भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का सबसे बड़ा नेटवर्क चला रहा था। इसके ठीक कुछ दिनों बाद खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर का एक और खतरनाक आतंकी अकरम गाजी अपनी गाड़ी में मृत पाया जाता है। उसे इतनी नजदीक से गोली मारी गई थी कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। अब बात करते हैं डी कंपनी यानी दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े किले की। दाऊद का सबसे वफादार और मुंबई ब्लास्ट का आरोपी सलीम गाजी कराची के एक अस्पताल में बेहद रहस्यमयी हालातों में मृत पाया जाता है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड के सूत्रों की माने तो उसकी मौत के पीछे ही कहानी कुछ और ही थी। इसके तुरंत बाद दाऊद के एक और बेहद करीबी सिपह सलार साद लतीफ को सियालकोट की एक मस्जिद के अंदर गोली मार दी गई। साद लतीफ वही आतंकी था जिसने 2016 में भारत के पठानकोट एयरबेस पर हुए आत्मघाती हमले की पूरी प्लानिंग की थी। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के होश उड़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, जब आपके घर में घुसकर आपकी नाक के नीचे आपके पालतू आतंकियों को कोई ठिकाने लगा रहा हो तो डरना लाजमी है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी एक बेहद विस्फोटक रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2020 के बाद से अब तक पाकिस्तान की धरती पर कम से कम 20 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकियों को इसी तरह मौत के घाट उतारा जा चुका है। न्यूज रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि खुद दाऊद इब्राहिम को भी किसी अज्ञात जहर देने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उसकी सुरक्षा को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई भारत की नीतियां बदल चुकी हैं? यह रहस्यमय सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। इस सिंडिकेट के तार 7 समंदर पार कनाडा और ब्रिटेन तक जा चुके हैं, जिसने इस पूरे मामले को एक ग्लोबल जासूसी थ्रिलर में बदल दिया है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जून 2023 की एक शाम एक गुरुद्वारे की पार्किंग में हरदीप सिंह नीजर नाम के एक शख्स को दो नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। निज्जर भारत सरकार की ओर से घोषित एक खतरनाक आतंकी था। इसके ठीक कुछ महीने बाद कनाडा के ही विन्नीपेग शहर में सुखदुल सिंह उर्फ सूका दुनेको को भी अज्ञात हमलावरों ने उसके फ्लैट के अंदर ही ढेर कर दिया। सूका भारत से भागकर कनाडा में बैठकर रंगदारी और फ्रीटीज का रैकेट चला रहा था और पंजाब में टारगेट किलिंग करवा रहा था। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के बर्मिंघम में अवतार सिंह खांडा नाम के एक और बड़े भारत विरोधी चेहरे की एक अस्पताल में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो जाती है। आधिकारिक रिपोर्ट्स में ब्लड कैंसर बताया गया, लेकिन समर्थकों का आज भी दावा है कि उसे स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर दिया गया था। इन अंतर्राष्ट्रीय हत्याओं ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इतना बौखला दिया कि उन्होंने बिना किसी पुख्ता सबूत के सीधे भारत सरकार पर उंगली उठा दी। इस इंटरनेशनल फ्रंट को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि यह कोई स्थानीय गैंग वॉर नहीं है,
यह एक ऐसा बेहद सोची समझी, अत्यधिक सटीक और प्रोफेशनल प्लानिंग का नतीजा है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे अपराधी को ढूंढकर उसका शिकार कर सकती है। जब पूरी दुनिया के देश हैरान थे कि आखिर इतनी बड़ी खुफिया चूक कैसे हो रही है, तभी वैश्विक मीडिया ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक किए जिन्होंने इस पूरी मिस्ट्री से पर्दा उठाने का काम किया। यह दिखाता है कि भारत को नुकसान पहुंचाने की सोचने वालों के लिए अब दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं बचा है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच खुफिया दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है। जब पाकिस्तान और विदेशों में ये मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं, तब अप्रैल 2024 में लंदन के मशहूर अखबार द गार्जियन ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया। इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर भारत की खुफिया एजेंसी RNAW यानी रॉ पर उंगली उठाई गई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत सरकार ने साल 2019 के पुलवामा हमले के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पूरी तरह बदल दिया था। गार्जियन के मुताबिक भारत ने अब स्लीपर सेल्स और लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल करके विदेशों में बैठे अपने दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे दस्तावेजों का हवाला दिया गया जो कथित तौर पर पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के हाथ लगे थे। रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय खुफिया अधिकारी दुबई या अन्य खाड़ी देशों में बैठकर स्थानीय पाकिस्तानी अपराधियों, शूटरों और गरीब युवाओं को लाखों रुपए का लालच देते हैं। उन्हें दाऊद के गुर्गों या लश्कर के आतंकियों की लोकेशन दी जाती है और फिर वो स्थानीय लोग ही पैसे के लिए इन हत्याओं को अंजाम दे देते हैं। यही वजह है कि हमलावर तो पकड़े जाते हैं लेकिन उनका सीधा कनेक्शन कभी भारत से नहीं जुड़ पाता। लेकिन क्या यह सच है? जब भारत के विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो भारत सरकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि यह सब भारत की छवि को खराब करने का एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है। भारत कभी भी किसी दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन करके इस तरह की अवैध हत्याओं का समर्थन नहीं करता। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा था, अगर कोई आतंकवादी भारत को परेशान करेगा या भारत में आतंकी हरकतें करके पाकिस्तान भाग जाएगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। इस बयान ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि नया भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहेगा। अगर कोई भारत की सीमा के बाहर बैठकर देश को तोड़ने की साजिश रचेगा तो उसका अंजाम भुगतने के लिए उसे तैयार रहना होगा। अब आते हैं इस केस स्टडी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। अगर हम मान लें कि भारत सरकार इन हत्याओं में शामिल नहीं है तो फिर ये अज्ञात हमलावर कौन है? खुफिया मामलों के विशेषज्ञों और अंडरवर्ल्ड के जानकारों के पास इस पहेली को सुलझाने के लिए दो बेहद ठोस और चौंकाने वाली थ्योरीज हैं। आइए इन्हें एक एक करके एक्सपोज करते हैं। थ्योरी नंबर 1, द लॉरेंस बिश्नोई एंड न्यू गैंग सिंडिकेट। आज का अंडरवर्ल्ड वो नहीं है जो 90 के दशक में हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील अब बूढ़े हो चुके हैं। मुंबई और दुबई पर उनका कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका है। इस खाली जगह को भरने के लिए भारत में एक नया बेहद आक्रामक और टैक्स हैवी अंडरवर्ल्ड का जन्म हुआ है जिसका चेहरा है लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई गैंग ने सरेआम में ऐलान किया है कि जो कोई भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होगा या दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी नेटवर्क को सपोर्ट करेगा वो उनका टारगेट होगा। कनाडाई और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स की माने तो बिश्नोई गैंग का नेटवर्क अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि वो कनाडा, अमेरिका और यूरोप में भी पैर पसार चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि दाऊद के साम्राज्य को खत्म करने के लिए भारत के ये नए गैंग्स पाकिस्तानी लोकल क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाकर डी कंपनी के मोहरों को साफ कर रहे हैं। यह पुरानी डी कंपनी बनाम न्यू एज गैंग्स की एक खूनी जंग है। थ्योरी नंबर 2, ISI का यूज एंड थ्रो क्लीन अप। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन हत्याओं के पीछे खुद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग अब पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी यानी एक बड़ा बोझ बन चुके हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लिस्ट से बाहर निकलने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए पाकिस्तान को यह दिखाना जरूरी था कि वो अपनी धरती पर आतंकियों को पनाह नहीं दे रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान इन आतंकियों को सीधे गिरफ्तार करता या भारत को सौंपता तो ये लोग ISI के सारे राज उगल देते। इसलिए ISI ने एक बेहद सादिर चाल चली। उन्होंने खुद ही अपने पुराने और बेकार हो चुके मोहरों को अज्ञात हमलावरों के जरिए रास्ते से हटाना शुरू कर दिया ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सच्चाई जो भी हो, एक बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ है, दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी और भारत के दुश्मनों का गोल्डन एरा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। वो दौर चला गया जब भारत के गुनहगार मुंबई या दिल्ली में बम धमाके करके आराम से सीमा पार जाकर आलीशान बंगलों में ऐश की जिंदगी बिताया करते थे। आज हालात बदल चुके हैं। आज अगर कोई भारत के खिलाफ साजिश रचता है तो उसे पाकिस्तान की कराची में भी चैन की नींद नहीं आती। उन्हें हर पल यह डर सताता है कि कब कोई मोटरसाइकिल सवार आएगा और उनके सीने को गोलियों से छलनी कर देगा।
अज्ञात हमलावर कौन है, यह राज कभी खुलकर सामने ना आए, लेकिन उनके काम का नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। गेम ओवर, डी कंपनी। आपको क्या लगता है इन रहस्यमयी हत्याओं के पीछे असली हाथ किसका है? भारत की खुफिया एजेंसी का, नए गैंग्स का, या खुद ISI का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह डीप केस स्टडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार केस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद।